नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आपको बता दें, देश भर में आज से वैक्सीनेशन की महाअभियान का आगाज हो चुका है। देश के सबसे आबादी वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि सरकार ने हर दिन 6 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य फिलहाल रखा है। साथ ही 31 अगस्त तक 10 करोड़ वैक्सीन की डोज दिए जाने का लक्ष्य भी यहां पर सरकार की ओर से निर्धारित किया गया। प्रदेश के अंदर आज से बृहद पैमाने पर मुफ्त वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। यद्यपि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर शुभारंभ किया था, तब से लगातार उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम संचालित हो रहा है। पहले चरण में सभी हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन देने का कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 1 फरवरी से कोरोना वॉरियर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ में महत्वपूर्ण बैठक करी है, जहां पर उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर हर जिले में जरूरी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा है कि इस मकसद से सभी मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक आईसीयू और साथ ही नियोनेटल आईसीयू का काम इसी महीने लगभग पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक मेडिकल कॉलेजों में न्यूनतम 100 बेड बढ़ाने की यहां पर कार्रवाई हो रही है। जिला अस्पतालों और साथ ही सीएससी को भी इसी तर्ज पर सुविधा युक्त किया जा रहा है। कोरोना की विभीषिका में अनाथ हुए बच्चों के लालन पालन और शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दिशा में एक और बड़ा और अहम कदम उठाया है। अब मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत मासिक वित्तीय सहायता पाने के लिए ऐसे निराश्रित बच्चे भी पात्र होंगे, जिनमें अभिभावक या तो देखभाल करने वाले संरक्षक की वार्षिक आय जो है वो 3 लाख रुपए तक होगी। पहले ये आय सीमा 2 लाख रुपए तक की थी, लेकिन अब इसमें चेंजेस सरकार की ओर से किए जाएंगे। क्या कुछ चेंजेस होंगे, सरकार इस दौरान बच्चों के लिए क्या कुछ खास करेगी, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा दीक्षा के प्रबंधन के लिए शुरू मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत राशि प्राप्त करने के लिए परिवार की न्यूनतम आय सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख करने के निर्देश दिए। योजना को जब शुरू किया गया तो ये शर्त रखी गई थी कि सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रुपए तक होगी, लेकिन अब इस आय सीमा को 1 लाख और बढ़ाकर 3 लाख तय कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से हजारों बच्चों और उनके परिवारों को एक बड़ी राहत मिलेगी। माँ बाप दोनों नहीं हैं, उनमें से एक की मौत दुखद जो मृत्यु किसी अन्य बीमारी से पहले हो चुकी थी, दूसरे की कोरोना के दौरान इस दौरान हुई है। तो दोनों उनके माता पिता की दुखद मौत हो चुकी है। ऐसे 6 बच्चे अब तक यहाँ जनपद में चिन्हित हुए हैं। 174 बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों को ने अपने परिवार के कमाऊ अभिभावक को खोया है, माता या पिता को खोया है। उन सब के बारे में केंद्र और राज्य सरकार ने उनके संरक्षण के लिए एक योजना लागू की है। कोरोना काल में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने माता पिता या फिर उनमें से किसी एक को खोया है।
इन बच्चों के भरण पोषण और शिक्षा दीक्षा के प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रति माह 4,000 रुपए सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। और यही नहीं, 10 वर्ष की आयु से कम के ऐसे बच्चे जिनका कोई अभिभावक या परिवार नहीं है, उनके लिए भी प्रबंध किए गए हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट अथवा लैपटॉप दिया जाएगा, तो सरकार बालिकाओं के विवाह की समुचित व्यवस्था भी करेगी। बालिकाओं की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा 1,01,000 रुपए की राशि दी जाएगी। 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हायर एजुकेशन के साथ जुड़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़े हैं या उच्च शिक्षा का कोई विशिष्ट कोर्स कर रहे हैं, उनकी निःशुल्क शिक्षा के साथ ही उन्हें टैबलेट देने की कार्रवाई को भी सरकार ने लिया है। बालिकाओं के बारे में भी इसी प्रकार की एक योजना सरकार ने तैयार की है कि जो बालिकाएं शादी ब्याह के योग होंगी, उनके लिए भी राज्य सरकार 1,01,000 रुपये उन परिवारों को अलग से उपलब्ध करवाएगी, उस बालिका की शादी के लिए उपलब्ध करवाएगी। जाहिर है कि यूपी सरकार की ये योजना हजारों ऐसे बेसहारा बच्चों का सहारा बनेगी जिन्होंने इस कोरोना काल में अपनों को खोया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी और सांसद संजय सिंह साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय में संजय सिंह के सामने रोहित सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। रोहित सक्सेना समाज सेवा और खेल जगत से जुड़े रहे हैं। उनका यह कहना है कि आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में चुनौती दे सकती है, इसलिए उन्होंने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मीडिया जगत से इन्होंने ट्रस्ट की जरूरत जान के, प्रभु श्री राम के मंदिर की जरूरत जान के 20 लाख रुपए में जमीन दी। नजूल की जमीन थी और उसको 2.5 करोड़ में कैसे बेच दिया गया। बीजेपी का मेयर इनके पास आया था, ऋषिकेश उपाध्याय इनके पास आए थे, और कैसे बेच दिया किसी को नहीं मालूम। तो ये पूरी सच्चाई है। यूपी एसटीएस ने मुक बधिर छात्रों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी, शादी करवाने का लालच देकर धर्मांतरण कराने वाले सिंडिकेट के 2 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया है। वहीं मामले पर एडीजे कानून प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि पकड़ा गया उमर गौतम खुद हिंदू से मुस्लिम में परिवर्तित होकर धर्मांतरण का अभियान लगातार चला रहा था। इन लोगों ने नोएडा के 117 बच्चों का धर्मांतरण अब तक करवा दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ऐसे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर ये पता चला है कि एक संस्था इस्लामिक दावा सेंटर है जो कि सुनियोजित ढंग से ऐसे वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करते हुए धर्म परिवर्तन कराती है और ऐसे लोगों को टारगेट करती है जिन्हें पैसे की आवश्यकता है, नौकरी की आवश्यकता है तथा अन्य प्रलोभन, शादी जिनकी नहीं होती, ऐसे कमज़ोर तबके के लोगों को और मूक एंड बधिर बच्चों को, डेफ एंड डम बच्चों को भी टारगेट करके धर्म परिवर्तन कराया गया है। और उनके बच्चों के परिवारजनों के इच्छा के विरुद्ध, चूँकि ऐसे बच्चे बोल नहीं सकते, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते और अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ। आईआईटी कानपुर प्रोफेसर महेंद्र वर्मा और प्रोफेसर राजेश रंजन के साथ में उनकी टीम ने कोविड-19 संक्रमण को लेकर एक बार फिर से बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में संक्रमण मई के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच गया था और वर्तमान में कुछ राज्यों को छोड़कर कोविड-19 संक्रमण में भारी गिरावट आई है और अब देश में कोविड-19 की दूसरी लहर की गति भी धीमी दिखाई दे रही है। वहीं पर अब भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर की गति को लेकर तैयारियां चल रही है। There are a lot of speculations about the third wave everywhere, and things have been said whether it will come in this year or next year, in 2 months and 5 months. So we actually use the data from the second wave to make predictions for the third wave. Now the main assumption there is that we take the unlocking date on 15th of July. So that means that everywhere where there is the locking period going on now, for example in Maharashtra or Kerala or northeast states, they all get unlocked
and 15th July we have the situation like it was in January. So with that, if we consider the epidemic parameters from the second wave, we find the peak to happen around in October. Now we simulate a second situation where we increase the reproduction number, that is the virus mutates and it becomes more and more infectious. So when we increase the reproduction number by 5%, we find that the peak comes early, around September, and the peak height is much higher than the second wave. And then we simulate a third scenario where we basically decrease the reproduction number by 5%, and that is to take a situation where the people comply with the COVID protocols much stricter than what they were doing in January. बुलंदखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष राजा बुंदेला ने सोमवार को जालौन का दौरा किया है और इस दौरान राजा बुंदेला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर अब जनता जागरूक हो रही है। इसके साथ ही लोग अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कैंप में टीका लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो खुद गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों को वैक्सीनेशन से होने वाले फायदे के बारे में बता रहे हैं। राजा बुंदेला ने कहा है कि ग्रामीण भी अब कोरोना वायरस से होने वाले नुकसान के बारे में जान चुके हैं और वो भी लगातार वैक्सीनेट होते हुए दिख रहे हैं। जिलों को टीकाकरण की जागरूकता लेकर हम लोगों का ये अभियान है। एक अंधविश्वास है और लोगों में भ्रांतियां हैं कि टीका लगवाने से नपुंसक हो जाएंगे, मेटल चमक जाएगा, चंबक हो जाएगी। गांव-गांव जाकर हम चौपाल लगा रहे हैं, हम लोगों से उस भ्रांति को दूर करने की बात कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ दिल्ली से पंकज चौधरी आए हैं, आपके यहाँ से ओंकार सिंह जी हैं, आश्रय सिंह जी हैं। हम सब साथी मिलकर अलग अलग ग्रुप में बैठ के महिलाओं से, ये नौजवानों से और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर टीकाकरण की जानकारी लेते हैं और जहाँ जो अवरुद्ध है, जहाँ जो समस्याएं हैं, उनका निवारण करने की कोशिश करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में आज सुबह लोगों ने योग क्रियाएं करके धूमधाम से योग दिवस मनाया है। प्रदेश के सभी 75 जिलों के पार्कों मैदानों में कोविड प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखते हुए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पर प्रदेश की जेलों में भी योग दिवस पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने कैदियों के साथ में सामूहिक योग किया और इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। विश्व योग दिवस के मौके पर कारागार महानिदेशक आनंद कुमार ने योग के महत्व को देखते हुए सभी कारागारों में योग दिवस मनाने के निर्देश दिए, जिसके तहत प्रदेश की तमाम जेलों में बंदियों और अन्य कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। कोरोना काल में पूरे वर्ष प्रदेश की सभी जेलों में नियमित रूप से प्रतिदिन योगा के सेशन चलाए जा रहे हैं, जिसका अच्छा खासा असर भी देखने को मिला है। प्रदेश की जेलों में बंदियों ने योग क्रियाएं कर अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाई है। आज योग दिवस के दिन प्रदेश की जेलों में जितने भी बंदी हैं सभी ने योगाभ्यास किया और इस दौरान जेल अधिकारियों ने बंदियों और अन्य कर्मचारियों को योग का महत्व समझाया और सेहत को स्वस्थ रखने के टिप्स दिए। इसके साथ ही बंदियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमित योग करने की सलाह भी दी गई, ताकि बंदी और स्टाफ दोनों का ही इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला ने अपने दिल्ली आवास पर योग किया और आमजन से भी योग करने की अपील करी। सांसद रवि किशन ने पूर्वांचल विकास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान सांसद ने कहा कि आज पूरा विश्व योग में है, योग के महत्व को समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग ने विश्व स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्र से लेकर राज्य तक और राजधानी से लेकर गांव की सरकार तक पूरा देश योग के रंग में रंगा हुआ नजर आया। इस कड़ी में जालौन के कई स्थानों पर प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं और समाजसेवियों ने भी योग किया। जालौन के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आयोजित योग शिविर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष रामेंद्र सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष, जिला अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह और कई समाजसेवियों ने योग सहायक विवेक सिंह के निर्देशन में योग की कई क्रियाओं को किया है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे देश में बड़ी सादगी के साथ मनाया गया। वहीं पर औद्योगिक राजधानी कानपुर में भी योग शिविर आयोजित किए गए। इस कड़ी में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने योगाभ्यास किया। मंत्री सतीश ने
यहाँ पर कई लोगों के साथ योग किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि योग हमारी मूल संस्कृति है। जब से लोग योग से दूर हुए हैं, समस्याओं ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश आज इसका पालन कर रहा है। दुर्भाग्य से कालांतर में इसको हमने विदेशों से आए हुए एक विधा मान लिया, योग से योगा कर दिया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने योग को पुनः विश्व पटल के ऊपर लाने का जो प्रयास किया, आज से 7 वर्ष पूर्व जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसको यूएन ने भी स्वीकार किया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, इसको स्वीकृति दी। आज के समय में योग बहुत प्रासंगिक है। स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि योग से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा तीनों स्वस्थ होते हैं। अनुशासन जीवन में सीखने को मिलता है। ऐसे अवसर के ऊपर जिस समय कोविड का प्रकोप दुनिया को परेशान कर रहा है, उस समय एक रास्ता व्यक्ति को नजर आता है जो स्वस्थ व्यक्ति को रख सकता है, जो इन सभी भयंकर बीमारियों से उनको बचा सकता है, वो है। मथुरा थाना महावन क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे के माइलस्टोन 117 पर टायर फटने से अनियंत्रित हुई बस पलट गई, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। तो वहीं पर अधिकारियों के साथ में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि बस में लगभग 100 से अधिक सवारियां थी, जो कि मधुबनी बिहार से दिल्ली जा रही थी। थाना महावन क्षेत्र अंतर्गत माइलस्टोन 118 के निकट एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रथम दृष्टया साइकिल टूटने से घटना कारित होना पाया जा रहा है। इसमें लगभग 20 से 25 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है और इसी के चलते गंगा के जलस्तर में भी तेजी आ गई है। वाराणसी में गंगा अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं पर घाट किनारे बसे लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। फिलहाल प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वाराणसी यूपी गंगा का जलस्तर हर दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने इसी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। गंगा किनारे बसे 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। साथ ही पशुओं के लिए चारा न होने की वजह से पशु भूखे मरने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ के चलते ग्रामीणों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया और सैकड़ों बीघा गन्ने की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। वहीं पर पुलिस प्रशासन ड्रोन कैमरे के जरिए जंगल के टापू में फंसे ग्रामीणों की तलाश करके रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उत्तराखंड और नेपाल में लगातार हो रही बरसात से पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ आने से नदी किनारे बसे ग्रामीणों का जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। ग्रामीणों का तो यह आरोप है कि मौके पर कोई प्रशासनिक अधिकारी और बचाव दल मदद के लिए पहुंचा ही नहीं। हालांकि प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जरूर जारी किया है। आगे बगल में तो तोड़ना ही पड़ेगा ना, और रहने के लिए कोई तो बनाना पड़ेगा। कहाँ जा रहे हैं? रास्ते के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, जगह तो है नहीं। अब पानी के टाइम में बारिश भी आ रहा है और रास्ते के ऊपर ही अपना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।